सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ऐप पर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा है, विश्वास है, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। और मां शारदे की वंदना के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में चर्चा किए थे कि गुण संधि और दीर्घ दीर्घ संधि, अगली संधि हम लोग जो पढ़ते हैं वो है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी? वृद्धि संधि। जैसा कि नाम से ही पता चल गया, कौन सी संधि? वृद्धि संधि की। यहाँ पर वर्णों का वृद्धि होगा। वृद्धि संज्ञा हमने पढ़ाया था, तो वृद्धि वर्ण तो आपको पता होंगे। जैसे गुण पढ़ाया तो गुण वर्ण आ ए ओ, वैसे ही हमारे जो वृद्धि वर्ण होते हैं वो भी आपको पता होगा, नॉलेज होगा। आ ए औ, है ना जी, ए ओ ए औ, ये तो है आ ए औ, ये आपके वृद्धि वर्ण होते हैं। वृद्धि संधि का सूत्र होता है वृद्धि रेचि। क्या होता है जी? मैंने कहा ना, हर संधि का सूत्र आपको पता होना चाहिए। वृद्धि संधि का सूत्र एग्जाम में पूछे तो क्या बताओगे? वृद्धि रेचि। बोलो एक दो बार, कम से कम दो बार इसका उच्चारण कर लो। वृद्धि रेचि। क्या होगा? वृद्धि रेचि। फिर से दो बार बोलो, वृद्धि रेचि। आपको दो बार कम से कम इसका उच्चारण कर लेना है। बात समझ गए? आइए देखते हैं इसके लिए। इस सूत्र का अर्थ करने के लिए आद गुणा से आद, जैसे क्या होता है, अब वृद्धि रेचि अगर आप पढ़ोगे तो देखो, हम थोड़ा सा इसको सूत्र को इलोबरेट कर दें तो वृद्धि रेचि में दो तीन चीजें हैं। वृद्धि मतलब वृद्धि, ये तो संधि का नाम है। यहाँ पे एक पद है एची, वृद्धिर्धन एची। एच का मतलब क्या हो गया? अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, सूत्र के जिस पद में छोटी की मात्रा दिख जाए, देखो आपके ये जुआड़ के लिए कह रहा हूं कि कौन सा अब इस सूत्र में कौन सा वाला प्लस के पहले आएगा, कौन सा प्लस के बाद आएगा, इसकी जानकारी के लिए क्या करना है कि सूत्र के जिस पद में छोटी ई की मात्रा लगी हो, इसका मतलब है उसमें क्या लगी है? इसका मतलब है उसमें सप्तमी लगी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसमें सप्तमी लगी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें आपको सप्तमी लगी है। ठीक है, क्या लगा है जी? एक सेकेंड बस रुकिएगा। इसका मतलब है कि वहां पर बच्चा आपका सप्तमी लगी हुई है। ठीक है जी, सप्तमी लगी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो प्लस के बाद रहेगा। उसकी व्यवस्था कहाँ रहेगी? वो हमेशा प्लस के बाद आएगा। इतना याद रखना, वो कहाँ आएगा? हमेशा वह प्लस के बाद आएगा। ठीक है, जिस भी पद में कोई भी संधि होगी, छोटी ई की मात्रा लगी मतलब प्लस के बाद, वो उसमें आने वाले वर्ण सादे कहाँ आएंगे? प्लस के बाद रखे जाएंगे। एच में, एच क्या मतलब क्या हुआ? एच आपका एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं। कहाँ गया जी? ए ओ आई ओ, ये चार वर्ण आपके आते हैं किसमें? एच प्रत्याहार में। बात समझ रहे हैं हमारी? अब कहने का मतलब है, तो आपको या तो पूर्ववर्ण या तो परवर्ण, है ना जी, दो चीजें, पूर्ववर्ण और परवर्ण आपको पता होना चाहिए ना। तो एक होता है आपका पूर्ववर्ण, एक होता है आपका परवर्ण। ठीक है, तो इन्होंने कहा अब आपके पास परवर्ण तो है, आपके पास यहां पर परवर्ण है। परवर्ण क्या होना चाहिए? तो परवर्ण होना चाहिए क्या? परवर्ण में हमारे पास एच प्रत्याहार है। एच का मतलब ए ओ आई ओ, तो हमारे पास ए ओ आई और औ। चलो ठीक है, हमारे पास परवर्ण है। हमारे पास संधि वर्ण भी, संधि वर्ण जो संधि का नाम होता है वही आदेश होता है, वही नया वर्ण वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है संस्कृत में? जैसे गुण का मतलब आ ए ओ, वैसे ही संस्कृत में कहीं वृद्धि की बात की जाए तो आ आए औ, इन तीन वर्णों का बोध कराता है। ठीक है, जहां पर वृद्धि बोल दिया जाए, इसीलिए संज्ञा आपको पहले पढ़ाई जाती है, वृद्धि संज्ञा हमने पढ़ाई है। तो वृद्धि से तीन वर्णों का आ ए औ का बोध हो जाएगा। ठीक है ना जी? तो अब हमारे पास पूर्ववर्ण, इस सूत्र में वृद्धि रेचि में पूर्ववर्ण नहीं दिया गया है। पूर्ववर्ण कहां से लाओगे? तो इसके जस्ट पहले आपने गुण संधि पढ़ी होगी, पढ़ा है ना? वहां पे आया था आद गुण, उसमें एक शब्द था आत। आत, तो मैंने बताया था कल भी, जब अपनी सूत्रों की पूर्ति के लिए
जो पीछे उसके पहले जो सूत्र कहे होते हैं वहां से हम अनुवृत्ति ले लेते हैं। आपकी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में हम उधार ले लेंगे संधि को पूरा करने के लिए, व्याकरण की भाषा में अनुवृत्ति कर लेते हैं। तो वहां से आत पद की अनुवृत्ति, और आत का मतलब होता है ह्रस्व आ दीर्घ आ। तो कह रहे हैं अगर पहले आपको प्लस के पहले ह्रस्व आ या दीर्घ आ दिख जाए और उसके बाद ए ओ आई औ में से कोई भी वर्ण दिख जाए, तब नया वर्ण क्या बनेगा? नया वर्ण वृद्धि आदेश होता है। वृद्धि संधि तो वृद्धि आदेश होगा। वृद्धि में आ आय औ वर्ण आता है, तो ये वृद्धि में से कोई भी वर्ण आदेश, तो जब आ मिलेगा ए से तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। ठीक है। अब जब यही आया आ मिलेगा ओ से तो क्या बन जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है। और जब इससे भी मिलेगा आय तब भी आय हो जाएगा, और या इससे भी मिलेगा तब भी औ हो जाएगा। कहने का मतलब हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये तो एक तरीका ये हो गया। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे? अगर आया आ का मेल, ठीक है, किससे हो रहा है? ए से हो रहा है या फिर ऐ से हो रहा है, तो दोनों वर्णों के स्थान पर हम आय कर देंगे। यदि आया आ का मेल ओ या औ से हो रहा है तो दोनों वर्णों के स्थान पर हम औ आदेश कर देते हैं। यही आपकी वृद्धि संधि है। कुल मिला के भैया जान लो, एक तरफ आया आ होगा, दूसरा ए ऐ या ओ औ होगा। हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं एज ए एग्जाम्पल के तौर पर। तो वृद्धि आया आ का मेल ए से, तो क्या बना लिया? आय। वही जो मैंने अभी आपको लिखकर बताया, जो मैंने आपको समझाया। बात समझ रहे हो ना? तो यहाँ क्या है? ना धन एवं क्या हो जाएगा? ना धन एवं क्या बन जाएगा जी? ना धन एवं क्या है? ना धन एवं। अब एक हम इलोबरेट कर देते हैं आपको यहीं पर छोटा सा, कि कहीं लिखा है ना धन एवं, तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसमें पूर्वण क्या है? आप बताओ। पूर्वण क्या है? तो पूर्वण कहोगे सर यहाँ पे आ है। कैसे? ना से आ हमने निकाल, ना में क्या है? आ है। परवर्ण क्या है? तो प्लस के जस्ट बाद वाला वर्ण परवर्ण कहलाता है। पूर्वण परवर्ण संधि वर्ण समझना हो तो पहली संधि की पहली क्लास देखना। ठीक है। यहां पर क्या है? वम। ठीक है। अब देखो आ के बाद ए आया है तो क्या करेंगे? दोनों वर्णों के स्थान पे क्या आदेश होगा? आ और ए में आया के बाद चाहे ए आ जाए चाहे ऐ, तो क्या बनता है? दोनों के स्थान पर ऐ बन जाता है। कर दिया। यहाँ पे आपका क्या बचा? ना बचा। इधर क्या बचा? वम बचा। आपस में जब जोड़ते हैं, संधान करते हैं, ऐ जाएगा ना में, ना में ऐ की मात्रा लग जाएगी, वम जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? नैवम। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। नैवम में कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि स्वर संधि हो रही है। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी तो नहीं है? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, और होनी भी नहीं चाहिए। काहे की परेशानी? इतना बढ़िया तो आप लोग पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो ना जी। बस एक सेकंड रुकिएगा। आ जाओ। ठीक है। नैवम। ऐसे या धन एवं, या में दीर्घ आ है, इधर ए है, यैवम। लता धन एशा क्या लिखा हुआ है? ऐसा लता। लता धन एशा, लता में आ है, इधर ए है। आ और ए मिलके क्या बना लिया? ऐ बना लिया। तो देखो दो चुटिया। गुण संधि में क्या एक चोटी लगती थी, है कि नहीं? एक चोटी वाली मात्रा गुण संधि, और दुई चोटी वाली मात्रा वृद्धि संधि। बात समझ ना जी? यहाँ पर भी ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ऐसे भी समझ लेना है, पढ़ लेना है। देवधन ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम क्या लिखा? देवैश्वर्यम। वा में आ है, इधर आय है। ठीक है। देवैश्वर्यम बन जाएगा। वा में आ, इधर आय, देवैश्वर्यम। मत धन ऐक्यम, यहाँ पे आ है, मत में आ है, इधर अय है। आ और अय मिलेगा तो अय बना लेगा, मतैक्यम। ये देखो दो चोटिया, दो चोटी, दो चोटी। पंचधन एते पंचैते, धन धन ऐषणा धनैषण, विद्या धन ऐश्वर्यम विद्यैश्वर्यम। तो आप देख रहे हो अय अय की मात्रा आ रही है। कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछें।
निश्चित तौर पर आपको ये जो मैं जो ये बताता हूँ, इतने स्टेप में अगर आप संधि कर रहे हो तो गलती जल्दी नहीं होगी, समस्या कोई जल्दी आपको नहीं होगी। ये चीज़ तो जान लो और आप समझ लो। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? आई बात गई समझ में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, है ना जी? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कोई समस्या नास्ती। और मैं बार बार कहता हूं कि आप भी बोलते रहा करो, बोलते जहां पर बैठे हो, जैसे देख रहे हो, जहां पर देख रहे हो। मैंने आपको पढ़ाया कि वृद्धि रेची, तो कम से कम 2 बार इसका उच्चारण कर लिया करो, वृद्धि रेची ही, है ना जी? कम से कम, है जी? सोते जागते वृद्धि रेची ही, आदु गुण है, अकह सवर्णे दीर्घ, ठीक है जी। और भी जो हमने सूत्र पढ़ाए आपको संज्ञाओं में, है ना जी? आ अदेंगुण वृद्धिरादैच, वृद्धि। अच्छा बताओ, वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है? इसमें भी बहुत माइनर सा अंतर होता है, हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं। जब भी पूछे वृद्धि संज्ञा का सूत्र, तब आपको लिखना है वृद्धिरादैच। और जब पूछे वृद्धि संधि की सूत्र, तो वृद्धि रेची। क्या बताओगे? वृद्धि रेची बताओगे, अंतर कर लेना दोनों में। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चा? ऐसे ही आपको हलो वनंतराह संयोगः, संयोग संज्ञा, ठीक है जी। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा। हाँ, हलो अनन हो गया ना जी। परह सन्निकर्षः संहिता, संहिता संज्ञा, ठीक है ना जी। और आपका इज्ञणः संप्रसारणम, संप्रसारण संज्ञा, ठीक है जी। और आपका क्या था जी? हाँ, ताक तवतु निष्ठा, निष्ठा संज्ञा, ता और तवतु प्रत्यय। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, ठीक है? अब यही है, आ या आ के बाद जब ओ या औ आ जाए तो क्या आदेश करते हैं हम? दोनों वर्णों के स्थान पर औ बना देते हैं, औ आदेश कर देते हैं, है ना? आइए देखते हैं कैसे। वन धन औषधि ही, वनौषधि, वन धन औषधि क्या बन जाएगा? वनौषधि। क्या बन जाएगा बच्चा? ये बन जाएगा वनौषधि ही। कोई दिक्कत, कोनो परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वन धन औषधि, वनौषधि। अस्तु, समझ गए ना बात को? यहाँ पे एक इसको बना के, यहाँ कन्या धन ओदनम, इसको हम बना के दिखा देते हैं ना। कन्या धन ओदनम आपको हम बना के दिखा देते हैं। कन्या में क्या है? दीर्घ आ है। ओदनम में क्या है? ओ है। पूर्वण परवण आपको मैंने बताया है बार बार की, पूर्वण देखो, परवण देखो, है ना जी? यहाँ पे क्या बचा? कन्या। क्या बचा? कन्या से आ निकल गया तो क्या बचा? कन्या बचा, या में हलंत लग गया, इधर दनम बचा। अब हम दोनों वर्णों को आपस में जोड़ देंगे, तभी तो, जब तक जोड़ोगे नहीं तब तक संधि कहाँ से होगी? तो हम आ और ओ को यूं करेंगे, जब आ के साथ ओ मिलता है तो औ बना लेता है। ऐसा आपने रूल पढ़ा है वृद्धिरेचि सूत्र से, ठीक है? किस सूत्र से यहाँ पर हम संधि कर रहे हैं बताओ? तो हम वृद्धिरेचि सूत्र से यहाँ पर संधि का कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना जी? अब क्या करेंगे हम लोग? ये औ आएगा या में, है ना जी? ये औ आके या में लग जाए तो या का हलंत हट के औ की मात्रा लग जाएगी। बोलो हाँ की ना? तो क्या बन गया? कन्यऊ। यहाँ क्या बचा है? यहाँ बचा है दनम, तो दनम लाके इसमें हम जोड़ देंगे, क्या बने? कन्यऊ दनम। वो तो यही बना कि नहीं बना? अब आपको एग्जाम दे देगा कन्या धन उदनम का संधित पद क्या हो? कन्योदनम दे देगा ऑप्शन में, कन्योदनम, कन्यवदनम, कन्यौदनम। तो इतना निकटतम आपको देगा कि आप चार ऑप्शन में कंफ्यूजन में है, तो कौन सा वाला सही होगा? कितना पढ़ के जाओ। जब ऐसी दिक्कत आए, इतने स्टेप में कर लेना, सारे कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। 100% मैं बता रहा हूँ, कोनो समस्या नहीं होगी मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर विद्यार्थियों। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं आप लोग? हैं जी? जी, कोनो समस्या नहीं है। हमारे हमारे ये बहुत अच्छा समझते हैं ना, बहुत अच्छा समझते हैं सारे विद्या। एक सेकंड आप लोग रुकिएगा।
ठीक है। हाँ एक सेकंड बस, ठीक है। कन्योदनम ऐसे है, वन धन औषधि, आ और औ मिलके औ बना ले, वन औषधि। देवधन औदार्यम, देवौदार्यम। महाधन औषधि, यहाँ पे दीर्घ आ, यहाँ औ, आ और औ मिलके महौषधि। वन धन ओकशः, वनौकसः। पुष्प धन ओकः, पुष्पौकः। कन्या धन ओदनम, कन्यौदनम। बात तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब अगली संधि है यण स्वर संधि, इंपॉर्टेंट है बहुत। यण स्वर संधि भी बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, जान लो, समझ लो, पहचान लो, ठीक है। ये कहता है, यण संधि कहती है भाई साहब, इको यणचि। पहले तो सूत्र याद कर लो। देखो इसका जो सूत्र संख्या 6177 है, जो कि आपके गुण संधि और गुण संधि दीर्घ संधि के बहुत पहले इसकी चर्चा होती है, इसीलिए लोग यही से उधार लेके जाते थे अच की। हाँ, ये अच की, अच का उधार सारे लोग लेकर जाते थे, आपके गुण संधि में अच का उधार गया था। आगे भी जाएगा, आगे भी एक संधि आएगी, वहां पर इसका उधार, ये अनुवृत्ति जाएगी। कोई पूछेगा कि जरा बताओ यण संधि का सूत्र क्या होता है, तो आपको क्या बताना है, इको यणचि। क्या बताना है जी, इको यणचि। क्या बताना है, इको यणचि। इंपॉर्टेंट संधि है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट तो सारी है, पूरी की पूरी स्वर संधि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ज्यादा है। इको यणचि बोलो, कम से कम 2 बार बोलो, इको यणचि, इको यणचि। इस सूत्र में तीनों पद क्या है, प्रत्याहार है। इक है, यण है, अच है। क्या क्या है, इक है, यण है, और क्या है, अच है। इक यण और अच, यहां पर इक है, यण है और अच है। बात समझ रहे हैं आप? एक सेकेंड। इक यण और अच, इकह यणः अच, तीनों पद प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में ई उ रीलरी वर्ण आता है। यण में आपके सारे अंतस यावा राला आता है, ठीक है। प्रत्याहार होता है, अच में तो सारे स्वर आते हैं। अच का मतलब ही होता है स्वर। आ ई, स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, 9 होते हैं। आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, 9। 9 स्वर की बात करते हैं। अब इसका मतलब सूत्रार्थ भी देखते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री या इक के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए, कैसा, कोई भी असमान स्वर आ जाए, कैसा स्वर हो, असमान स्वर आ जाए, तो वहां पर यण संधि होती है, ठीक है। यण संधि होती है। अच्छा इधर लिखा हुआ है। अच्छा एक चीज और हमको ये बताओ कि यण संधि का कहता है इको यणचि, इसमें एक है इक, एक है यण, और एक देखा आपने क्या है, अचि। अच का मतलब अच। अब मैंने कहा था सूत्र के जिस पद में छोटी ई की मात्रा होगी वो हमेशा प्लस के बाद रखा जाता है। उसकी व्यवस्था कहाँ होती है बच्चा, हमेशा उसकी व्यवस्था हम प्लस के बाद में करते हैं ना, प्लस के बाद में करते हैं। तो चलो ठीक है, ये तो प्लस के बाद आ जाएगा, मतलब परवर्ण में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब एक इक है, यण है, अब इसमें कौन सा वाला पूर्व वर्ण में रखें और कौन सा वाला संधि वर्ण बनाएं। तो आपको पता है जो संधि का नाम होता है वही संधि वर्ण, जैसे वृद्धि में वृद्धि आदेश होता था, गुण में गुण आदेश, वैसे यण में यण आदेश होगा। तो यण तो आदेश हो जाएगा संधि, और तो जो इक प्रत्याहार का वर्ण होगा ये पूर्व वर्ण में आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो इक के बाद जब यण आए, अच आए, और अच कैसा, तो लिखा है असमान स्वर आए। कैसा स्वर आए, असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, रे के स्थान पर रा, और री के स्थान पर ला हो जाता है ना जी। इक धन अच बराबर यण, ऐसा हम कह सकते हैं, या एक छोटी सी तालिका आपके लिए हम बना देते हैं, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं क्या है, ह्रस्व या दीर्घ कुछ भी हो सकता है, ह्रस्व या फिर दीर्घ, ई उ री और ली का मेल किससे हो, कोई भी असमान स्वर से हो, किससे हो जी, असमान स्वर से हो। समान स्वर से हो जाएगा तो क्यों लिखा गया असमान स्वर से हो, है। आज का मतलब स्वर तो सारे होते हैं, कहीं अगर ई के बाद ई आ गया तो नियम गड़बड़ हो जाएगा, ई के बाद ई आ जाएगा तो नियम दीर्घ संधि का लगने लगेगा, इसीलिए कहा गया असमान स्वर आए। कैसा स्वर आए, तो इसीलिए कहा गया कि असमान स्वर आए, है ना जी। इसीलिए क्या कहा गया कि भाई साहब इसके बाद कैसा स्वर आए, तो कहें कि असमान स्वर आए ना, ई उ री के बाद असमान स्वर आए।
तो जब कभी तब क्या होगा, अभी तक आप देख रहे थे दोनों वर्णों में परिवर्तन हो रहा था। जैसे आप देख रहे थे यहाँ पर कि क्या हो रहा था कि आ और ए दोनों के स्थान पर अ आदेश हो रहा था। हाँ, आ और ओ के दोनों के स्थान पे अ हो रहा था। इसमें अब यण संधि में क्या होगा, इसमें परवर्ण में परिवर्तन नहीं होता। इसमें परवर्ण में इधर कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा होगा उतर आता है, कोई परिवर्तन नहीं। किसमें, प्लस के बाद वाले में। प्लस के पहले वाले में चेंज होगा। जब ऐसा रूल कहीं बनेगा कि प्लस के पहले ह्रस्व या दीर्घ ई उ रीलरी आया हो और उसके बाद कोई असमान स्वर आया हो, तो हम परिवर्तन प्लस के पहले करते हैं। ई के स्थान पर हम या कर देंगे, उ के स्थान पर हम वा कर देंगे, री के स्थान पर हम रा कर देंगे, लरी के स्थान पे हम ला कर देंगे। यही पूरी की पूरी यण संधि है, चाहे इतने में पढ़ लो चाहे इतने सारे में पढ़ लो। अब इसी पे परिभाषा स्वयं आप निकाल लो। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर या उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और रे के स्थान पे ला आदेश हो जाता है। यही है आपकी पूरी की पूरी कौन सी संधि, यही आपकी कौन सी संधि बोलो, इसी को कहते हैं यण स्वर संधि। ये देखो, इक में अच जोड़ा यण, ई का मेल स्वर से हो रहा है, असमान स्वर से, तो या तो उ के स्थान पर वा, रे के स्थान पर रा हो जाता है। ध्यान रहे, ये लिखा भी है कि आपको ध्यान देना है कि जो ध्यान रहे पूर्व और पर दोनों वर्णों के स्थान पर एक आदेश नहीं हो रहा है, मतलब दोनों वर्णों के स्थान पर आदेश नहीं हो रहा है, तो कहां हो रहा है, केवल इक ई उरीलरी के स्थान पर क्रमशः यण यावा राला होगा। समझ रहे हैं जी, किसके स्थान पर, केवल इक के स्थान पर आदेश हो रहा है, मतलब हमेशा पूर्व वर्ण में परिवर्तन हो रहा है। ये कहने का आपसे ये प्रयास कर रहे हैं। समझ गए बात को, इसमें कोई समस्या तो नहीं है। एग्जाम्पल देख लें हम लोग, उदाहरण देख लें, है कि नहीं, बोलो जी। तो आइए हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझ सकते हैं ना। जैसे अगर ई का मेल अगर किसी स्वर से, असमान स्वर से हो रहा है तो क्या, या आदेश हो रहा है। जैसे क्या लिखा हुआ है, इति धन आदि, तो इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक। हम आपको एक समझा देते हैं। जैसे लिखा है इति प्लस आदि। अब अगर कोई आपको ऐसे मिल जाए, बताओ इति धन आदि में यहाँ कौन सी संधि लगेगी, तो कैसे जानोगे कौन सी संधि लगेगी। सबसे पहले देखो पूर्वण क्या है, तो पूर्वण लिख लो, तो पूर्वण है ई। परवण क्या है, परवण आ है, ठीक है। अब देख रहे हैं ई के बाद क्या आया है, एक असमान आ आया है, जो कि आ क्या है, असमान स्वर है। ई के बाद ई आया होता तब तो यहाँ पे हम ई के बाद अगर ई आया होता तो हम दीर्घ स्वर संधि कर देते, यही तो। और ई के बाद क्या आया है, आ आया है, असमान स्वर आया। तो आपने पढ़ा है संधियों में, ई उ री रे के बाद जब कोई भी असमान स्वर आता है तो वहां पर हम क्या आदेश कर देते हैं, वहां पर आदेश कर देते हैं हम, ई के होगा तो ई के स्थान पर या कर देंगे, यही तो पढ़ा है। तो हमको क्या करना है, तो इसका मतलब यण संधि हो रही है तो यण संधि के स्थान पर, ई के स्थान पर हम या करते हैं, ये हमें पता है। यहां बचा क्या, यहां बचा इत, इधर क्या बचा, इधर तो कोई परिवर्तन हमको करना नहीं है। मैंने बताया था यण संधि में केवल पूर्व वर्ण में परिवर्तन होगा, परवर्ण में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या बचेगा, आदि ही, क्या बचेगा, आदि ही। अब आपस वही है, काटो घोलो और लगा लो काली मेहंदी, और जोड़ वर्णों को जोड़ो और बना लो आपकी अपनी संधि। वर्णों को जोड़ो और बना लो आपकी अपनी संधि, और काटो घोलो लगा लो आपकी काली मेहंदी। तो कुछ नहीं करना है, ये आधाता है तो ठीक है, यहाँ पे दीर्घ आ है, ये आ आके या का हलंत हटा देगा, ठीक है। और ता हलंत है मतलब आधा है, ये आ आके या में मिल गया तो या में आ की मात्रा लग गई, ठीक है। दिह तो दिह लिख लो। अब ये पढ़ोगे क्या, इत्यादि ही। इत्यादि ही में कौन सी संधि है, तो बताओगे यण स्वर संधि है। किस सूत्र, इत्यादि ही पद में किस सूत्र से संधि हो रही है, इत्यादि पद में किस सूत्र से संधि हो रही है, तो इत्यादि पद में जो संधि हो रही है वो इको यणच सूत्र से हो रही है। किस सूत्र से हो रही है बालक, तो आप कहोगे सर वह इको यणचि सूत्र से हो रही है। किस सूत्र से हो रही है, इको यणचि सूत्रानुसारेण अस्तु। कोई समस्या, कहोगे सर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मधुधन अरिह की बात करते हैं, ऊ के बाद जब कोई असमान स्वर आएगा
तो आप देख रहे हो यहाँ पे ऊ है, इधर आ है, असमान स्वर आया है, तो संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि होगी। तो ऊ आया, इधर आ है, तो हमने ऊ के स्थान पर वा कर दिया, इधर आ है। अब क्या करेंगे? धा आधा है तो इसको आधा ही रखेंगे। आधा इसलिए रखते हैं क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, स्वर होता तो आगे धा में मिल जाता। चूंकि धा के बाद तुरंत व्यंजन है तो धा आधा ही रहेगा। है वा के बाद स्वर है तो ये स्वर आके वा में मिल जाएगा, वा का हलंत हट जाएगा, री क्या बन गया? मध्वरि। मध्वरि में कौन सी संधि है? तो कहोगे यण स्वर संधि है। या मधुधन अरिह में किस सूत्र से संधि हो रही है? तो इको यणज सूत्र से हो रही है। ऐसे ही प्रश्न आपके बना करते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान देना, जब कभी भी मध्य में आपको हाँ क्या हो जाए, या इन ये जितने भी हमारे आदेश वर्ण है, आदेश वर्ण कौन से? ये संधि वर्ण या, वा, रा और ला, इनके जस्ट पहले कोई आधा व्यंजन होता है। अगर इनके जस्ट पहले कोई आधा व्यंजन जुड़ा हो वर्ण के मध्य में, तो समझ जाना कि वहां पे कौन सी संधि है? वहां पे आपकी यण संधि है। इन जो हमारे यावा राला है, इनके जस्ट पहले कोई आधा व्यंजन दिख जाता है तो ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि वहां पर आपकी कौन सी संधि है? ज्यादा संभावनाएं होती हैं कि वहां पर आपकी यण स्वर संधि है और इको यणची वहां पर लगा हुआ है। अब जैसे पितृधन आदेश लिखा हुआ है, पितृधन आदेश, पितृ में क्या है? री है। री के बाद क्या आया है? आ आया है, असमान स्वर आया है, तो हम री के, अब देखो री के स्थान पर हमको क्या आदेश करना है? रा आदेश करते हैं। री का रा हो जाता है, आप सब जानते हो। अब हम क्या करेंगे? ये अनुस्वार नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों? अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य यहाँ पर बात है। यहाँ पे पित बचा, री निकला है ना जी। तो अब यहाँ पे पित्र नहीं होगा, यहाँ पर पित ही है। ये ता हलंत है, क्या है ये? ता, माफ कीजिएगा, इसको गलत टाइप हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे ये क्या बचा? ता बचा। अभी क्या है? ता ही बचा हुआ है ना, ता, पितो है जी। अब क्या करोगे? जब पित बचा है तो अभी यहाँ क्या बनेगा? अब ता और रा, आपने संयुक्त व्यंजन पढ़ा है, ता और रा मिलकर त्रा बना लेता है। अब ये क्या बन जाएगा? पित्र। ता और रा मिलके इधर क्या बचा? आदेश। अब क्या करोगे? यहाँ पे त्रा है, हलंत है, इधर स्वर है, स्वरा के त्रा में मिल जाएगा तो क्या बनेगा? आ की मात्रा लग जाएगी, क्या बन जाएगा? पित्रादेश। क्या बन गया? पित्रादेश। ठीक है। मातृधन आदेश, मात्रादेश, मातृधन आदेश, मात्रादेश, पितृधन आदेश, पित्रादेश। तो ये चीज ध्यान रखना यहाँ पर, है ना जी। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर कौन सी संधि हो रही? यण संधि। इसे लृ धन आकृति एक ही उदाहरण है लृ का। लृ धन आकृति क्या बन जाएगा? लाकृति। यहाँ पे लृ के स्थान पे हम लोग क्या आदेश कर देते हैं? लृ है, लृ के बाद असमान स्वर आया है, जब लृ के बाद असमान स्वर होता है तो हम लृ के स्थान पे ला बना देते हैं। पढ़ा है, लृ का ला हो जाता है। आकृति ही, चूंकि हम पूर्वण में ही परिवर्तन कर रहे हैं, परवण वैसा का वैसा उतर आता है, चूंकि आप यण संधि पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या बन जाएगा? आ के ला में लग जाएगा दीर्घ ला, लाकृति। क्या बन गया? लाकृति में कौन सी संधि? अक्सर लोग यहाँ पर दीर्घ मार के चले जाते हैं, इनको पता हो तो ला, यहाँ दीर्घ बन रहा है, नहीं वो कैसे बना? तो इस तरीके से लाकृति ही बना है। बात समझ गए होंगे, हमें लग रहा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुआ करते हैं। तो ठीक है जी, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपकी ये है ऊ वाला है, जब है ना जी, ठीक है। उ के स्थान पर वा, सुधन आगतम स्वागतम, वधुधन आदेश वध्वादेश। ठीक है, ये उ के एग्जाम्पल्स हैं। वधुधन आदेश, वध्वादेश। री के स्थान पर रा कब होता है? देखो, धातृधन अंशः धात्रंशः, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा बना। ठीक है जी, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। सुधीधन इंपॉर्टेंट है, सुधीधन उपास्य शुद्ध्युपास्य। नोट करना, इसको इंपॉर्टेंट है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ ये प्रश्न है। शुद्ध्युधन, सुधीधन उपास्य शुद्ध्युपास्य। अविधन उदय अभ्युदय। नदीधन ऊर्मि, नद्यूर्मि ही बन जाता है। तो उतने ही स्टेप में आपको बनाना है जो हमने आपको समझाया था। ठीक है, यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ ऊ है, तो ऊ में तो चेंज करते नहीं, ई के स्थान पर हमने या कर दिया। ठीक है, ई के स्थान पे या, इधर नद का दा बचा, दा और या मिलके द्या बना लेता है, नद्यूर में ही बन जाता है। ठीक है, ये ई का ऊ तो ई या अभ्युदय बन गया। धातृधन, इसको एक बता, धातृ में री है, री के बाद आ है,
तो री का रा हो जाएगा इधर ता, धात का ता और री, ता और रा त्रा बना के धात्रंशाह बन जाता है। ठीक है, जैसा कि हमने ये धात्रंशाह पित्राज्या कैसे बनेगा, जैसे ये वाला पितृधन आदेशा समझाया था, ऐसे ही ये बनेगा पितृधन आज्ञा। बात समझ रहे हैं? तो यहां तक हम लोगों ने आज ये जो संधियां हमने पढ़ी, ये थी आपकी वृद्धि संधि और ऋण संधि। आशा है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरी संधि के साथ। नमस्कार, शुभम भूयात, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मेरे प्रिय विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद सभी को।